28 राज्य, 8 नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में आपको बताएंगे कारोबार जगत में क्या है खास, और इसके लिए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को बढ़ाते हुए इसमें किया बदलाव। आपको बता दें 2024 की अगर खासतौर से बात की जाए तो 6.5% जो अनुमान जताया गया था उसको आईएमएफ ने अब 6.8% कर दिया है और भारत को बताया है दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी ने 17 सरकारी विभागों को पत्र लिखकर सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे एफडीआई प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक करीब 46 एफडीआई प्रस्ताव अभी सरकारी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वाणिज्य विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी में जुटा। कस्टम क्लियरेंस और ऑर्डर ट्रैकिंग में ली जाएगी एआई की मदद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया के बाजार में निकलने वाली मांग का पहले पता कर उन देशों में निर्यात बढ़ाने की जाएगी तैयारी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने का किया ऐलान। लॉन्च ऑर्डर फीड नाम की इस सुविधा से बड़े ऑर्डर करना और उसकी डिलीवरी हो जाएगी बहुत आसान। इस सुविधा की मदद से ग्राहक अब 50 आदमियों का खाना एक साथ मंगा सकेंगे। तो जाना आपने क्या कुछ खास है कारोबार जगत की अगर बात की जाए, और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेक इन इंडिया की, तो आपको बता दें मेक इन इंडिया के चलते देश से होने वाले निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर से वित्त वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो भारत ने एप्पल के आईफोन का निर्यात 2022 और खासतौर से 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब दोगुना होकर $12.1 अरब हो गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा $6.27 अरब का था, जो करीब 100% की भारी वृद्धि दर्शाता है। ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रेड विजन ने जानकारी दी है वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत से स्मार्टफोन का कुल निर्यात बढ़कर $16.5 अरब हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में $12 अरब था। ट्रेड विजन के मुताबिक ये वृद्धि एप्पल की उपस्थिति बढ़ने और भारतीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के व्यापक प्रभावों को दर्शाती है। ट्रेड विजन का कहना है कि भारत अब एप्पल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ट्रेड विजन एलएलसी की उपाध्यक्ष मोनिका ओबरॉय के मुताबिक भारत सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई जो है जैसी जो पहले हैं, इनके तहत एप्पल जैसी कंपनियों को स्थानीय विनिर्माण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमेरिकी बाजार में भारत में बने आईफोन की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। तो लगातार अगर देखा जाए किस तरीके से भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है विश्व स्तर पर, और ऐसे में अगर आईफोन के निर्यात को हम देखें, चूँकि अब आपने जाना किस तरीके से $16.5 अरब का हुआ है ये निर्यात, और पिछले वित्त वर्ष की अगर खास तौर से बात की जाए उसके मुकाबले इजाफा दर्ज किया गया है। और इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे आर्थिक संवाददाता जो हैं अजय मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए सरकार की जो नीतियों का असर है वो दिखने लगा है, और सबसे महत्वपूर्ण जो पीएलआई स्कीम की जब हम बात करते हैं, क्या उसका असर माना जाए जो मेक इन इंडिया को इतना बढ़ावा मिला है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेक इन इंडिया और पीएलआई ये दोनों योजनाओं का जो असर है मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही सकारात्मक देखा गया। आपको याद होगा 2014 में केवल 2 मोबाइल कंपनियां थी जो भारत में अपना विनिर्माण कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। उसके बाद जब सरकार ने कुछ किया तो एप्पल जैसी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसने अपने जो सप्लायर्स हैं वो भारत में बनाने शुरू किए, और अब देखिए जो आंकड़ा आया है तो अब पूरे का पूरे जो एक्सपोर्ट बिजनेस है मोबाइल का, तो 65% जो हिस्सेदारी है वो एप्पल की हो चुकी है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो मेक इन इंडिया और पीएलआई का असर उस पर दिख रहा है। आपने 16 बिलियन प्लस की बात
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जो लक्ष्य अगर देखा जाए उसके तहत हम कह सकते हैं उसी लक्ष्य को पाने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। निर्यात के आंकड़े हमने देखे हैं किस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आता है और सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं। फिर चाहे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की हम बात करें या मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए, खासतौर से आईफोन की भी अगर बात की जाए, लगातार जो देश में निवेश बढ़ा है और उसके बाद से विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसने किस तरह की एक गति पकड़ी है ये किसी से छिपी नहीं है। और ये तमाम चौतरफा कारक जो हैं इनकी वजह से हम मान सकते हैं कि लगातार जो देश की अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत होती जा रही है, जिसका फ़ायदा हमें लगातार मिल रहा है और जो पूरा विश्व है वो भी देख रहा है कि कैसे एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी टुडे में और बात करते हैं आज के फोकस की। दुनिया भर की अगर बात की जाए तो भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है। ये खुलासा हम कहें या ये जानकारी की अगर बात की जाए ये हुआ है IMF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। दरअसल अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की, जिसने पहले अनुमान जताया था कि जो खासतौर से GDP यानी आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.5 रह सकती है, लेकिन अब जो अनुमान है उसको बदल दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। जैसे कि बाकी की रेटिंग एजेंसियों का हमने स्थिति देखी थी, अब आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6.8 रहने का अनुमान IMF द्वारा जताया गया है। विश्व में ध्रुव तारे के जैसे चमक रही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल मूडीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 में 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि IMF ने अपनी जनवरी की रिपोर्ट में 2024 के लिए GDP वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान जताया है। इसी अवधि में चीन की वृद्धि दर 4.6% रहने का अनुमान जताया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि IMF ने 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में भी पुरानी रफ्तार से जारी रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 में अनुमानित वैश्विक वृद्धि दर 3.2% रही है। हाल ही में IMF ने पहले वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक, साथ ही मूडीज, मॉर्गन स्टैनली, S&P ग्लोबल और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियां अपने अनुमानों में संशोधन कर आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा चुकी है। वहीं RBI ने वित्त वर्ष 2024-2025 में 7% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो खास तौर से बात की जाए किस तरीके से अगर हम देखते हैं जो आंकड़े अभी तक लगातार सामने आ रहे हैं, हम चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें या खास तौर से अगर जो एशिया ADB की अगर खास तौर से बात की जाए और अब उसके बाद IMF, ये तमाम जो वैश्विक संस्थान हैं ये लगातार बता रहे हैं कि कैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और खासतौर से रेटिंग एजेंसियों की अगर हम बात करते हैं, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, S&P ग्लोबल की हम बात करें, तमाम ऐसी रेटिंग एजेंसियाँ हैं। फिच ने भी हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से अपने जो आंकड़े थे GDP आर्थिक वृद्धि दर की जो बात कही थी उसमें बदलाव करके उसको बढ़ाया था। और अब इस बार IMF में हमने ये देखा है, जनवरी की जो रिपोर्ट आई थी IMF की उसमें बताया गया था कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो करीब 6.5% रह सकती है, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है, अब ये 6.8% रह सकती है। जबकि अगर हम अगले साल यानी 2025 की भी बात करें तब 6.5 रहने की बात कही गई है। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए हम चीन की अगर बात करें तो चीन को यहाँ पर आर्थिक वृद्धि दर के मामले में भारत पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसे में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कितनी मजबूत होगी, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल पद्मनाभन जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग संस्थानों की बात की जाए, रेटिंग एजेंसियों की बात की जाए तो अपने अनुमान में उनको लगातार बदलाव करना पड़ रहा है, लगातार बढ़ाना पड़ रहा है। और हाल ही में अब जो IMF की रिपोर्ट आई है इसमें भी कुछ ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है। मुकुल जी, आपने ना बड़ा अहम मुद्दा उठाया कि जो
सब वृद्धि कर रहे हैं अपने ओरिजिनल प्रोजेक्शन का। जी। तो आपको ध्यान होगा कि जो Q3 का ग्रोथ आया था दिसंबर में, वो 8.4% आया था, जी। जबकि अनुमान था कि 6% होगा। जी, तो बिल्कुल। अभी जो साल का अंदाजन है वो भी अभी 8% के ऊपर शायद हो सकता है। जी। तो इसका मूल कारण ये है कि जो जो रिफॉर्म्स जो सरकार ने उठाए 2016, 17, 18 के बीच में जी। और 19 के बीच में, मैं दो का उदाहरण देता हूँ। एक तो GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी। दूसरा है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। अब इनके जो असर थे ना, वो जब तक सिस्टम में आए, कोविड का आपदा आया, जी। तो उसका हमें असर महसूस नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो एफिशिएंसीज जो सिस्टम में आए, जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रहा है, वो अभी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो वो झटके थे कोविड, बाद में जी। यूक्रेन का जंग, तो इन सब के जो शॉक्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है जी। ये उभर के आ रहा है। तभी है कि सबके अनुमान को सबको ऊपर करना है, रिवाइज करना पड़ रहा है ऊपर जी। प्रोजेक्शन को। तो ये बिल्कुल। मेरे अंदाज से यही कारण है। जी, और खासतौर से अनिल जी, अगर क्योंकि आरबीआई ने जो अनुमान जताया था वो 7% का था, जिस पर हम कह सकते हैं कि लगातार हम बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे भी अगर आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड के आपने यहाँ जिक्र किया, या जो भी और राजनीतिक कारण रहे हैं पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं शायद जो दूसरे देश हैं जो आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं मजबूत हैं, उनको लग रहा था कि इतनी मुश्किल समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है शायद वो धड़ाम से गिर सकती है, काफ़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर जो है वो हो सकती है। लेकिन जो वास्तविकता थी वो शायद सरकार की नीतियाँ रहीं, और खासतौर से जो कारोबार क्षेत्र है पूरा, वो मजबूती के साथ लगातार डटा रहा, आगे बढ़ता रहा। और आज के समय में उसी के परिणाम हम कह सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सारे जो पहले अनुमान लगाए गए थे वो तो शायद एजेंसियों को अब बदलने ही पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आपने जो IMF का रिपोर्ट का जो उदाहरण दिया, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, जी। उसका जो टाइटल है रेजिलियंस है। और रेजिलियंस ही भारत ने दिखाया है, जो आपने अभी हमारे सामने आंकड़े रखे। जी। तो उसका आप रेजिलियंस है, और वो इस नए इकोनॉमी का, जो भारत का इकोनॉमी आर्थिक जो ढांचा है, इसमें एक बड़ी तब्दीली ये है कि रेजिलियंस आ गया। तो झटके पड़े, इतिहास में ऐसे 3 झटके पहली बार पड़े हैं कि पहले कोविड आपदा आया, फिर रूस यूक्रेन का जंग आया, फिर US फेड ने लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो इन सब में जो डिसरप्शन हुआ, तब उसके बाद भी जो रिबाउंड हुआ भारत के इकोनॉमी का, वो एक रेजिलियंस है। और उसी ने, जो मैंने कहा, जो आर्थिक नीतियां जो अपनाई गई पिछले 10 साल में, इसी का असर अभी हमें सामने दिख रहा है दिन प्रतिदिन। जी बिल्कुल अनिल जी, और ख़ासतौर से अगर जब हम देखते हैं, क्योंकि इन झटकों का असर कुछ ऐसे देशों पे ज़रूर देखने को मिलता है जो कि अपने आप को काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत मानते थे। चाइना की भी अगर बात की जाए, वहाँ की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, फिर चाहे उनके रियल एस्टेट सेक्टर की हम बात करें, और ख़ासतौर से जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें भारत से पीछे नज़र आता है। चीन रेट ऑफ ग्रोथ में पीछे नजर आता है जी। लेकिन तो अगर हम स्टॉक देखें, इकोनॉमी का साइज देखें, तो वो करीब 14 या 17 ट्रिलियन के बीच में है। भारत का जो है 3.7 ट्रिलियन है। जी। तो साइज में कंपैरिजन नहीं है, बट यहाँ से ही कह रहे हो आप कि ग्रोथ रेट में भारत का ग्रोथ पहली बार है कि चीन से 3 साल लगातार आगे रहा है। जी बिल्कुल अनिल जी, लेकिन क्योंकि जब इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं, चीन की अगर बात की जाए तो कई खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात करें या उसको एक्सपोर्ट को लेकर देखा जाए, जब इस तरह का कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हुई तो पूरे विश्व के सामने जो देश हैं कारोबार के लिए शायद एक बेहतर विकल्प के रूप में भारत को अब चुना जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था जो लगातार, जैसा आप बता रहे हैं कि वो उभरती हुई नजर आती है, सबसे गतिशील हमें नजर आती है पूरी दुनिया में। वो तो बिल्कुल, जो चाइना +1 कहते हैं ना, जो जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका और चीन में जो मतभेद हुए और अब यूरोप और चीन में शुरू हो गया, तो उसके कारण चाइना +1 का एक थियोरी आया। अब उसी में भारत, आपने देख रहे हो पिछले 5 साल में एप्पल का निवेश, अभी उम्मीद है कि टेस्ला भी अनाउंस कर देगा अगले हफ्ते में निवेश भारत में। तो बड़े बड़े जो ब्रांड है दुनिया के, सब यहाँ पे निवेश उन्होंने करना शुरू किया है, क्योंकि वो जो रिस्क है चीन में, उसको वो कम करना चाहते हैं। और भारत की उपलब्धि भी बढ़ गई है, जो पिछले 10 साल में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाया है, निवेश जो हुआ है भारत सरकार की, खास भारत सरकार की तरफ से, रोड हो, ब्रिजेस हो, पोर्ट्स हो, रेलवे हो, हर तरीके में बिजली हो, तो
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, अगर 10 साल 15 साल के पहले के हम कंपैरिजन करें, जी आज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इन जी सब के फायदे भी ये जो विदेश से जो निवेश करने आ रहे हैं ये देख रहे हैं। दूसरी बात है कि जो हमारी एवरेज एज है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो जी 35 साल से कम है, 65% लोग। तो ये भी एक बड़ा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। तो इसका भी फायदा देखते हैं जो बाहर से जो निवेश करने आ रहे हैं। तो जी इन सबको मिलाओ तो भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। जी बिल्कुल। और क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो सब में शायद ये आकर्षण बना हुआ है। और खासतौर से सबसे पहले क्योंकि जब हम कहते हैं कि निर्यात बढ़ रहा है हमारा, तो उसके साथ साथ हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है। पीएमआई इंडेक्स में हमने देखा था किस तरीके से वो अपने उच्चतम स्तर पर नजर आया था जब मार्च महीने की हम बात करते हैं तो। लेकिन ये तमाम उपलब्धियां हैं जो धीरे धीरे और मजबूती दे रही हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जब पूरे स्केल की बात करते हैं, जो ट्रिलियन में जब हम बात करते हैं, अभी भले ही अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर हो, लेकिन जल्द ही कोशिश ये है कि तीसरे पायदान तक पहुंचे हम। हाँ, उसकी तो उम्मीद है। अगर ये जो गति भारत अगर ये गति पकड़े रखे जी तो अगले 3 साल में तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा जापान से आगे। तो बट ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 10-15 साल पहले भारत 8-9 रैंक पे था। जी और अगर तीसरे रैंक तक आ गया तो इसमें देश में जो एक आत्मविश्वास जो बनेगा, इसका भी एक अलग एक इम्पैक्ट होगा। जी बिल्कुल अनिल जी। लेकिन ऐसे में जब हम अगर मुद्रास्फीति दर की बात की जाए, इन्फ्लेशन को भी देखें, वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? क्योंकि सरकार लगातार यही कहती है कि कोशिश हम कर रहे हैं इसको नियंत्रित रखा जाए। रिपोर्ट्स में भी हमने देखा है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तब जो आंकड़े बताए जाते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए आप किस तरह का अनुमान जताते हैं इसमें? बिल्कुल जी, रिजर्व बैंक का प्रोजेक्शन है कि जो मुद्रास्फीति है वो अभी उसका जो गति है धीमा होते जा रहा है। लेकिन कंसर्न ये है कि फूड मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ रहा है। अभी जी जो हाल में आंकड़े आए वो 8%। जी अनिल जी, उसका आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। एक हमें रुख करना होगा यहाँ से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहाँ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो हैं वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने
परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके माँ बाप को अगर हम जोड़ लें तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख और 1 करोड़। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ अलग आंकड़े देते नजर आ रहे थे और बीजेपी को घेरते भी नजर आए, क्योंकि ये समय है चुनावी दौर चल रहा है। हर एक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। तो फिलहाल अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। तो इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने 17 सरकारी विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लिया जाए। जानकारी के मुताबिक करीब 46 FDI प्रस्ताव अभी सरकारी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 12 सप्ताह की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। कृषि और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वर्ष 2023-24 में बासमती चावल के निर्यात में इजाफा हुआ है, जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह चावल के दाम नियंत्रित करने, घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदी है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के उलट विदेशों में भारतीय बासमती चावल की मांग बढ़ने से इसके निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत ने लगातार 5वें साल विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड लागू कर दिया है। भारत ने विपणन वर्ष 2022-23 में लगातार 5वीं बार WTO की ओर से तय सीमा से अधिक अपने किसानों को चावल को सब्सिडी दी है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को बताया कि साल 2022-23 में भारत के चावल उत्पादन का मूल्य 52.8 अरब डॉलर था। साल के दौरान किसानों को 6.39 अरब डॉलर की सब्सिडी दी गई। मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लखनऊ में अस्पताल विकसित करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बना रही है। लखनऊ में उसने पहले 940 करोड़ रुपए में 550 बिस्तर वाले सहारा अस्पताल का अधिग्रहण किया था। मैक्स हेल्थकेयर का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी भागीदार बनना है। दिल्ली का यह समूह 5000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अगले 4 से 5 वर्षों में 4200 बिस्तर जोड़ने और क्षमता दोगुनी करने की योजना बना रहा है। जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है।